जब मुस्लिम लीग ने, बात क्या थी, जब सारे काम हो गए, चुनाव हो गए, ठीक है ना, सारी व्यवस्थाएं हो गई, चुनाव हो गए, अब बात थी कि भाई आज 9 दिसंबर को संविधान की बैठक होनी है। अब 9 दिसंबर को जब संविधान की बैठक होनी थी, उसमें उस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग का एक भी व्यक्ति सदस्य शामिल नहीं हुआ, और तो और देसी रियासतें भी शामिल नहीं हुई थी। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और वो शामिल नहीं होना चाहती थी, तब हमें यह पता था कि अगर मुस्लिम लीग को अगर हमने अब शामिल कर लिया या जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश की तो संविधान बनाने में सहयोग नहीं करेंगी। ठीक है, वो संविधान बनाने में सहयोग नहीं करेंगी। इसलिए क्या हुआ, ध्यान से सुनना, इसलिए माउंटबेटन योजना, मतलब माउंटबेटन जो थे वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना, या आप कह सकते हो भारत पाक विभाजन, या आप क्या कह सकते हो बच्चों, भारत पाक विभाजन, ये प्रस्ताव तैयार किया कि भारत को अलग किया जाए, पाकिस्तान अलग किया जाए। ठीक है, ये प्रस्ताव तैयार किया गया कि भारत को अलग किया जाए और पाकिस्तान को अलग किया जाए। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान को अलग किए जाने की बात आई, तो भारत और पाकिस्तान को अलग कब किया गया, तो ध्यान से सुनना, ब्रिटेन की संसद में, ध्यान से सुनना, ब्रिटेन की संसद में 3 जून 1947 को यह प्रस्ताव पारित हो गया कि भारत अलग होगा और पाकिस्तान अलग होगा। तो बात ध्यान से सुनना, माउंटबेटन योजना कब पारित हुई, कब स्वीकृत हुई, 3 जून 1947। भारत पाक विभाजन ब्रिटेन की संसद ने कब हाँ भरा, या भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, यह कब तय हुआ, तो जवाब है 3 जून 1947। बच्चों 15 अगस्त, 14 अगस्त, 26 जनवरी टिक मत करना, इसका जवाब होगा 3 जून 1947। अब देखो क्या हुआ, क्या 3 जून 1947 को व्यवस्थाएं हुई और इन व्यवस्थाओं के आधार पर 18 जुलाई, देखो हुआ क्या, 18 जुलाई 1947 को आपके यहाँ एक अधिनियम तैयार किया गया जिसे आप कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947। तो भारत शासन अधिनियम 1947 को ब्रिटेन की संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया और पारित करके भारत भेज दिया। अब क्या कहा, भारत शासन अधिनियम 1947 में क्या प्रावधान आए थे, थोड़ा सा देख लेना। देखो सबसे पहली बात, भारत शासन अधिनियम ने क्या कहा कि आपके यहाँ दो डोमिनियन राज्य गठित किए जाए, मतलब एक पाकिस्तान बनाया जाए, एक भारत बनाया जाए। तो आपके देशों के विभाजन के प्रस्ताव कौन लेकर आया था, भारत शासन अधिनियम 1947। ठीक है, दूसरी बात समझना, भारत में आप यूं कह सकते हैं वायसराय या अध्यक्ष, वो तो होगा माउंटबेटन, साफ लिखा था, और जो प्रधानमंत्री होगा वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। मतलब 1947 अधिनियम में ही आ गया था कि अगर भारत अलग होगा तो भारत में ये व्यवस्था होगी, और अगर पाकिस्तान अलग है तो पाकिस्तान में आप यूं कह सकते हैं अध्यक्ष तो होंगे अली जिन्ना। बच्चों अध्यक्ष कौन होंगे, अली जिन्ना, और पीएम कौन होंगे, लियाकत अली। पीएम कौन होंगे, लियाकत अली। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। तो इन्होंने क्या कहा, 2 डोमिनियन राज्य होंगे, 2 डोमिनियन राज्य होंगे, मतलब एक पाकिस्तान बनेगा, एक भारत बनेगा। दूसरा, अगर भारत, जैसे भारत अगर अलग होता है, भारत बनता है, तो वायसराय होंगे माउंटबेटन और प्रधानमंत्री होगा जवाहरलाल नेहरू भारत का। पाकिस्तान का अध्यक्ष होगा अली जिन्ना, प्रधानमंत्री होगा लियाकत अली। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। एक बात और अच्छे से समझो, क्या कहा भारत शासन अधिनियम ने, क्या कहा था, भारत शासन अधिनियम ने कहा था कि जो सीटें हैं भारतीयों के पास, अब सीटें कितनी हैं, पहले तो सीटें कितनी थी, 389। मैंने आपको बताया था ना, कैबिनेट जो मिशन था उसमें लिखा था कि भारत में 389 सीटें होंगी। तो 389 सीटें कहाँ वर्णित थी, कैबिनेट मिशन में वर्णित थी। पर जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ, मेरी बात को समझना, जैसे कि ये पहले का भारत था, ठीक है,
अब जब ये पूरा भारत था तब सीटें 389 थी बच्चों, पर जब ये गया पाकिस्तान और ये भी, आज तो चलो बांग्लादेश है पर पहले तो पाकिस्तान ही था ना, तो ये गया पाकिस्तान, ये गया पाकिस्तान, तो क्या सीटें उतनी ही रहेंगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो केवल भारत के पास सीटें कितनी बची? 299। बाकी सीटें किसको दे दी? पाकिस्तान के पास चली गई। तो अब देखो एक बात और यहां ध्यान क्या रखना है, सीमा का निर्धारण साफ लिख दिया कि पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है, सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ द्वारा किया जाए। सीमा का निर्धारण किसने किया कि भाई यहां से बाउंड्री कीजिए, यहां से बॉर्डर होगा, यहां से इधर पाकिस्तान होगा, इधर भारत होगा। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाला बच्चा कौन था? आता है एग्जाम में प्रश्न, कौन था अध्यक्ष? रेडक्लिफ थे। ठीक है, उन्होंने बंटवारा किया और उस बंटवारे के आधार पर भारत के पास सीटें कितनी थी? 299। 299 सीटों को 3 हिस्सों में बांटना, प्रांतों को सीटें गई 226, देसी रियासतों को गई 70 और चीफ कमिश्नरी को गई, चीफ कमिश्नरी, देखो मैंने कल पढ़ाया था ना, भारत में कितनी चीफ कमिश्नरी थी? पहले 4, अब कितनी बच गई? 3, क्योंकि जो बलूचिस्तान था, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बलूचिस्तान था ना, वह बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, बाकी 3 चीफ कमिश्नरी भारत में ही थी। तो 226, 70 और 3 क्या थी? चीफ कमिश्नरी। ये भारत की स्थिति थी, यह भारतीय संविधान की स्थिति थी। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये भारतीय संविधान की स्थिति थी। इससे पहले जो 389 आपने पढ़ा था ना, वो 389 पूरे संविधान या पूरे जो राष्ट्र था भारत पाकिस्तान एक था, उस वक्त की स्थिति थी 389। परंतु जब केवल भारत बना, जैसे आज हम जो भारत को देख रहे हैं ना, आज जैसा भारत बना है ना, उस भारत की स्थिति में संविधान में सीटें तो थी 299, 226 प्रांत, 70 देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी कितनी? 3। अब देखो अगला प्रावधान क्या था? अगले प्रावधान में कहा कि जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता भारतीयों का, जब तक भारतीयों का संविधान लागू नहीं हो जाता, भारतीय 1935 अधिनियम के द्वारा शासन को संचालित करेंगे। भाई देखो, शासन को चलाने के लिए नियम कायदे कानून तो चाहिए ही ना बच्चों, तो शासन को चलाने के लिए जो नियम और जो कायदे कानून हमें चाहिए, वो नियम कायदे कानून आप, जब तक आपका संविधान नहीं बनता, मतलब जब तक भारतीयों का संविधान नहीं बनता, तब तक आप 1935 अधिनियम के द्वारा अपना संविधान का निर्माण या गठन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब तक संविधान लागू नहीं होता तब तक आप अपने नियम कायदे कानून किससे बनाओगे? 1935 अधिनियम के द्वारा बनाओगे। ठीक है, और जैसे ही संविधान लागू हो जाएगा 1935 अधिनियम को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाएगा। अगली बात इन्होंने एक और प्रावधान कही, क्या कही? कि जो संविधान सभा है उसके 2 काम होंगे। एक तो संविधान सभा कानून बनाएगी, विदेश में जैसे आज हमारी संसद कानून बनाती है ना, कभी जीएसटी बिल ला रही है, कभी 3 तलाक बिल ला रही है। ठीक है, तो जिस तरह हमारी संसद आज कानून बनाती है, आपके यहाँ जब संसद तो बनी थी 1952 में बच्चों, पर मुझे बताओ हम आजाद हो गए थे 47 में, तब 47 मतलब 47 से लेकर 52, 5 साल तक हमारे देश में कानून किसने बनाए? तो 5 साल तक हमारे देश में कानून बनाया गया संविधान सभा के द्वारा। तो कानून बनाती संविधान सभा और संविधान भी बनाती संविधान सभा। ठीक है, तो ये दोनों काम करती है। जैसे होता है कि महिलाएं 2 काम करती हैं, ऑफिस का भी करती है, घर का भी करती है, वैसे ही संविधान सभा ने 2 काम किए, कानून भी बनाए और संविधान भी बनाया। एक बात और इन्होंने कही थी, एक प्रावधान और था, यही लिख देती हूँ मैं, एक प्रावधान और था, वो ध्यान से सुन लो, 8वां है ना? हाँ, क्या प्रावधान था? कि अगर संविधान सभा 1935 अधिनियम के जो कानून है, उन कानूनों में अगर परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन कर सकती है। मैं बात को समझो, अच्छे से समझाती हूँ। क्या कहा कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, उसके आधार पर देश को चला लो। बोले चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये भी कह दिया कि बाई चांस मान लो 1935 में ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई कानून है जो आपको पसंद नहीं है, मतलब भारतीयों को पसंद नहीं है, या उसमें कोई संशोधन करना है, तो बिल्कुल संविधान सभा 1935 अधिनियम में संशोधन परिवर्तन कर सकती है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मैं एक बार फिर से भारत शासन अधिनियम को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अच्छा अधिनियम है, अच्छे क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो, मुसलमानों ने जब पहली संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया, मुसलमानों ने जब संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू आंदोलन किए और फिर सबने बैठकर यह तय किया कि मुसलमान जो है वो एक साथ संविधान नहीं बना पाएंगे, एकजुटता नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्हें अलग करना ही बेहतर होगा। और सबने तय करने के बाद माउंटबेटन जो थे वो योजना, ठीक है, माउंटबेटन योजना लेकर गए, भारत पाक विभाजन कह सकते हो। इस योजना पर ब्रिटेन की संसद ने 3 जून 1947 पर अपनी स्वीकृति दी। तो भारत का और पाकिस्तान का विभाजन कब तय हुआ? 3 जून 1947 को तय हुआ बच्चों, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1947, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? 2 डोमिनियन राज्य होंगे, मतलब 2 अलग अलग देश होंगे, 2 राज्य होंगे। डोमिनियन का मतलब यह हो गया कि अभी भी वह ब्रिटेन के नियंत्रण में है, क्योंकि हमारे ऊपर अभी भी 335 शासन अधिनियम जो है वो चालू था। संविधान बनने के बाद हम डोमिनियन नहीं रहे थे, ठीक है ना। तो 2 डोमिनियन राज्य होंगे, एक बनेगा भारत, एक बनेगा पाकिस्तान। भारत में ये शासन करने वाले होंगे और पाकिस्तान में ये व्यक्ति शासन करने वाले होंगे। फिर क्या था? सीमा का निर्धारण। पाकिस्तान और पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर है वो तय किसने करी? रेडक्लिफ ने। सीमा तय किसने करी? रेडक्लिफ ने। संविधान सभा, तो चौथे के बाद में ये 5वां है। फिर 5वें में क्या हुआ? जब भारत अलग हो गया, जब पाकिस्तान अलग हो गया, तो सीट केवल कितनी बची हमारे पास मेरे बच्चों? भारत में, भारतीय संविधान में सीट कितनी बची? 299 बची। प्रांतों में 226, देशी रियासत में 70 सीटें थी, चीफ कमिश्नरी में 3 थी। कल मैंने जो सीटें लिखवाई थी ना 389 वाली, वो तो थी पूरे संविधान की, ये है भारतीय संविधान की। दोनों में अंतर समझ में आ गया? वो पूरे संविधान के एग्जाम में केवल इतना लिखे कि संविधान में कुल सीटें, संविधान में कुल सीटें 389, पर लिखे भारतीय संविधान में कुल सीटें तो 299। अंतर समझ में आ गया? केवल संविधान आए तो 389, भारतीय संविधान आए तो 299, ठीक है, 299। और ये आपके 3 पार्ट्स में बांट दिया। फिर क्या कहा? जब तक संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता तब तक आप 1935 अधिनियम को जारी रखें और अपने शासन प्रणाली को सुचारू रूप में चालू रखें। और क्या कहा? संविधान सभा 2 काम करेगी, आवश्यकता पड़ने पर कानून भी बनाएगी और संविधान तो बनाना ही है उसको, 2 काम करेगी। फिर एक बात उन्होंने क्या कही कि संविधान सभा जब तक, यूं कह सकते हैं, अगर संविधान सभा चाहे तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में नियम 1935 के जो विषय हैं, जो कार्य हैं, उनमें उन जो कानून हैं उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? तो भारत शासन 1947 जो है वो कंप्लीट है। अब हम देख लेंगे आगे। अच्छा, एक बात और मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है। एक व्यक्ति का नाम आता है बी आर अम्बेडकर, एक व्यक्ति का नाम आता है बी आर अम्बेडकर। उनके साथ क्या हुआ पता होना चाहिए थोड़ा सा। देखो, जो बी आर अम्बेडकर थे, हुआ क्या? उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता, मतलब बंगाल से उन्होंने चुनाव जीता, बंगाल से चुनाव जीतकर वह संविधान सभा में शामिल हो गए। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं बच्चों? ध्यान रखना, बी आर अम्बेडकर की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? बी आर अम्बेडकर की बात कर रही हूँ। तो ये जो बी आर अम्बेडकर थे, ये बंगाल से चुनाव लड़ा इन्होंने, और बंगाल से चुनाव लड़ने के बाद संविधान सभा में शामिल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे चलकर यह क्षेत्र किसके पास चला गया बच्चों? पाकिस्तान के पास चला गया। अब बी आर अम्बेडकर को कहा कि या तो आप पाकिस्तान की संविधान सभा में शामिल हो जाओ या फिर पद से त्यागपत्र दे दो, क्योंकि इस सीट पर तो आप संविधान सभा में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि यह सीट तो पाकिस्तान के पास आ गई।
तो बड़े विवाद में थे, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, पद से त्याग पत्र दे दिया और पद से त्याग पत्र देकर घर बैठ गए। अब समस्या थी क्या कि इतना गुणी, इतना योग्य व्यक्ति हमारे संविधान से दूर हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि आपके के मुंशी हैं, तो उन्होंने परामर्श दी थी। उनकी परामर्श को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा क्या किया गया, यहाँ मुंबई प्रेसिडेंसी में एक पूना संसदीय सीट थी। मुंबई प्रेसिडेंसी में पूना संसदीय सीट, इस पूना संसदीय इस सीट के ऊपर, इस मुंबई प्रेसिडेंसी की इस सीट के ऊपर हुआ क्या था, ऐसे नहीं थी ये खाली थी, हुआ ये था एक व्यक्ति था जयक्कर, मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा, हालांकि ऐसे विशेष प्रश्न नहीं आएंगे, निश्चिंत रहो। एक व्यक्ति था जयक्कर नाम था, ठीक है। तो जयक्कर से तो दिलवाया त्याग पत्र, वो सीट खाली करवाई और बी आर अम्बेडकर को पुनः निर्वाचित करके संविधान सभा में शामिल कर दिया। मेरे प्रश्न को समझे। बी आर अम्बेडकर सबसे पहले बंगाल से निर्वाचित हुए और विभाजन के बाद जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो मुंबई प्रेसिडेंसी में पूना संसदीय सीट से पुनः संविधान सभा में शामिल हुए। अब अगर एग्जाम में प्रश्न देखो कि बी आर अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे, तो अगर बंगाल ऑप्शन में हो तो बंगाल टिक कर देना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मुंबई प्रेसिडेंसी ऑप्शन में हो तो मुंबई प्रेसिडेंसी टिक कर देना। अब अगर दोनों अलग अलग हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों एक साथ आ जाए, तो जब दोनों एक साथ आ जाए तब आप उसमें ये कह सकते हो कि मुंबई प्रेसिडेंसी को वरीयता दे सकते हो कि मुंबई, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम समय तक रहे थे बंगाल से। एग्जाम को, क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन अगर ये कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर पुनः निर्वाचित हुए थे और अगर वहां बंगाल और मुंबई प्रेसिडेंसी दोनों ऑप्शन में है ना, तो बच्चों पुनः कहां से हुए थे, पुनः तो मुंबई से ही हुए थे, ठीक है। और ये आ जाए कि बी आर अम्बेडकर प्रारंभिक चरण में या प्रारंभिक रूप में कहां से निर्वाचित हुए थे, वो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। प्रारंभ में बंगाल से थे, शुरुआत उन्होंने संविधान सभा की बंगाल की सीट से की, परंतु संविधान सभा का जो अंत है, उनका जो संविधान सभा की जो सदस्यता है वो अंत किससे हुई थी, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुई थी। तो मेरी बात को समझ गए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो मैं आपके पॉइंट को यहाँ तक क्लियर हुआ, निश्चिंत रहो। आपके लिए लैंग्वेज जो है वो इजी ही ले रखी है मैंने। मुझे पता है डाउट्स नहीं होंगे आपके, कोशिश मुझे पूरी जारी है कि एक इजी लैंग्वेज में और इजीली धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊं, तो डाउट्स वैसे नहीं होंगे आपके, निश्चिंत रहो, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर रही हूँ, इस चीज का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। चलो आगे हम देखते हैं। ये हो गई आपकी चुनाव हो गए, अलग हो गया, भारत पाकिस्तान अलग हो गया। अब बात कर लेते हैं संविधान की प्रमुख बैठकों की। संविधान की क्या बात कर लेते हैं, प्रमुख बैठक की। तो प्रमुख बैठकों में अगर हम बात करते हैं तो मेरे बच्चों पूरा ध्यान रखना, टोटल बैठक कितनी हुई, टोटल बैठक 166 हुई। प्रमुख बैठकों में से अगर हम बात करें तो हम केवल 5 बैठकों को मुख्यतः पढ़ेंगे। कितनी बैठक पढ़ेंगे बच्चों, 5 ही बैठक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, प्रमुख बैठकों में हम 5 बैठक पढ़ेंगे, परंतु टोटल बैठक हुई कितनी थी, 166। टोटल बैठक 166 हुई थी, ठीक है। अब अगर उन्हीं बैठकों में से मैं सबसे पहली बात करती हूँ प्रथम बैठक, तो सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहली बैठक हमारे संविधान की कब हुई है, बिल्कुल आप सबने सही कहा, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को आपके संविधान की सबसे पहली बैठक हुई। अब बात करते हैं जब ये बैठक हुई तब इसमें अध्यक्ष चुना गया। खास बात समझना, अध्यक्ष जो था वो अस्थायी था। अध्यक्ष क्या था बच्चों, अस्थायी था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अध्यक्ष तो थे, परंतु बच्चों कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। मतलब हुआ क्या, जब संविधान सभा बैठी, सब लोग आकर बैठे, तो बोला तो भाई कोई एक तो अध्यक्ष होना चाहिए, भीड़ को नेता चाहिए। भाई अगर भीड़ को अगर नेता नहीं है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उन सभी सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठ है, ध्यान रखना, सचिदानंद सिन्हा को किस आधार पर संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, वो था वरिष्ठ था। सबसे वरिष्ठ कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए उन्हें केवल 1 दिन का, या आप कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बात यहाँ तक क्लियर।
फिर जो पहली बैठक थी मेरे बच्चों, तो इसमें ध्यान रखना, पहली जो बैठक थी उसमें सदस्य केवल कितने आए थे? 207। अगर 207 ऑप्शन में हो तो ठीक है, एक ऑप्शन कई बार बच्चों को मिल जाता है 211, तो आप 211 को भी वरीयता दे सकते हो। अगर देखो अलग अलग आए तब आप कह सकते हो 211 मिले, 212, 213, 214 मिले, तो 211 टिक कर सकते हो। बाकी अगर दोनों ऑप्शन एक साथ मिले, मान लो 207, 211, 210, 208, दोनों ऑप्शन एक साथ मिले, तो आप वरीयता किसको देंगे? 207 को देंगे। बहुत सी किताबों में 211 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 207 सदस्य थे। इन 207 सदस्यों में से 9 तो बच्चों क्या थी? महिलाएं थी, ठीक है। 9 क्या थी? महिला थी। मुस्लिम महिला थी, एक महिला थी मुस्लिम महिला। मुस्लिम महिला का नाम था बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल ये मुस्लिम महिला थी। इन 9 महिलाओं ने भाग लिया। देखो टोटल तो 15 थी, 15 में से पहली बैठक में केवल 9 अयाज रसूल। अब देखो इनमें क्या हुआ बच्चों? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, शामिल नहीं हुई। देसी रियासतें जो है वो अलग, कोई पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, कोई अपना स्वतंत्र बनाना चाहती थी, कोई कंफ्यूज थी कि क्या करें, ठीक है ना, तो उनके सदस्य भी नहीं आए। तो देखा जाए तो केवल 207 ही सदस्य पहली संविधान सभा की बैठक में उपस्थित हुए। स्थान, ये बैठक हुई कहाँ बच्चों? तो यह बैठक जो है वो दिल्ली के संविधान सभा में, दिल्ली के संविधान भवन में, कह सकते हैं संविधान भवन में। संविधान भवन कहाँ है? संविधान भवन अगर आप देखें तो आप जब संसद जाएंगे दिल्ली में, तो संसद में केंद्रीय भवन है, उसी को संविधान भवन कहा जाता था। तो दिल्ली में जो संसद के अंदर जो संविधान भवन, जो केंद्रीय भवन है, उसी में वही बैठक हुई थी आपके संविधान सभा की। मेरी पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो ये पहली बैठक हुई। पहली बैठक में हालांकि कुछ विशेष वैसे नहीं था, ठीक है ना, कोई विशेष देखा जाए तो विशेष रूप में कुछ नहीं था, बस महिलाएं इतनी आई थी, सदस्य इतने ही उपस्थित थे, ठीक है। अब इस बैठक में तो काम हो गया, और इस बैठक में मुस्लिम लीग एक भी उपस्थित नहीं थी। कोई समस्या नहीं है, हमने दूसरी बैठक की, और जो हमारी दूसरी बैठक थी वो थी 11 दिसंबर 1946 को। हमारी दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में हमने सबसे पहला काम कर लिया, हमारा अध्यक्ष चुन लिया कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा। तो जो हमारे अध्यक्ष थे बच्चों, बताओ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के स्थायी कह लो चाहे संविधान सभा के अध्यक्ष कह लो, कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। चलो एक और बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे बच्चों? BN राव। कौन बने? BN राव। पूरा नाम है बिनेगल नरसिम्हा राव। BN राव। खास बात समझना, इनके संदर्भ में बहुत खास बात क्या यह, इन्होंने क्या किया? संविधान का सबसे पहला प्रारूप तैयार किया। इन्होंने हमारे संविधान को बनाने में एक BR अम्बेडकर का हम योगदान पढ़ते हैं, पर BR अम्बेडकर प्रारंभ में नहीं आए, BR अम्बेडकर का अंतिम में योगदान रहा। इस व्यक्ति ने संविधान को लेकर कानूनी, संवैधानिक सभी प्रकार की सलाह जो थी वो BN राव के द्वारा दी गई, ठीक है। खास बात समझना, यह सदन के सदस्य नहीं थे, इन्होंने संविधान निर्माण करने में कोई भी सैलरी नहीं ली है, ठीक है, कोई सैलरी नहीं ली। इन्होंने संविधान का सबसे पहला प्रारूप तैयार किया, तथा यह संविधान के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो इसके लिए खास बात समझना, सभा के सदस्य नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ध्यान से सुनना, संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, इन्हीं के आगे लिखना आपको ब्रैकेट लगाकर, ठीक है ना। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। और तो और एक बात और खास समझ लेना, ये जो व्यक्ति है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो सबसे पहला भारतीय न्यायाधीश था, प्रथम भारतीय न्यायाधीश था, वो कौन था मेरे बच्चों? यही थे BN राव। कौन थे? यही थे BN राव। मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई? अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
संवैधानिक जो सलाहकार है, संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन है? PN राव को बनाया गया, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और इन्होंने प्रथम स्वरूप, संविधान का सबसे पहला स्वरूप बनाया मेरे बच्चों। फिर ध्यान से सुनना, आगे क्या था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश भी यही बने थे, PN राव। ठीक है, अब देखो एक बात और हम यही देख लेते हैं, परंतु इस तारीख में नहीं हुआ था, दूसरी बैठक में नहीं हुई थी वो काम, ध्यान रखना। ये लगभग जनवरी 1947 में हुए थे। भाई अध्यक्ष तो बना लिए हमने, फिर जनवरी 1947 में, मतलब जस्ट कुछ दिन बाद जनवरी में अगले साल उपाध्यक्ष चुने गए। तो उपाध्यक्ष दो थे, एक था HC मुखर्जी और एक था TT कृष्णामचारी। दो व्यक्ति थे, एक था TT कृष्णामचारी और एक था HC मुखर्जी। ये दो व्यक्ति थे, दोनों उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष के रूप में पहले HC मुखर्जी थे, अगर HC मुखर्जी अनुपस्थित है तो TT कृष्णामचारी अगले बनते। तो दो उपाध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक में केवल अध्यक्ष का चुनाव हुआ, संवैधानिक सलाहकार तय हुआ, इसे बनाया गया, परंतु जो उपाध्यक्ष हैं वो जनवरी में बने। मैंने यहाँ केवल आपको लिखवा दिया ताकि आपको याद रह जाए आसानी से। तो मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष हैं, संवैधानिक सलाहकार जो है वो आपके PN राव थे। ठीक है, जो संविधान के सदस्य नहीं थे, संविधान का पहला प्रारूप तैयार इन्होंने ही किया है। उपाध्यक्ष जो बने, HC मुखर्जी बने, TT कृष्णामचारी बने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोटबुक में भी इसको ऐसे ही लिखना है। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो और नोटबुक में इसी प्रकार लिखना है, ध्यान रखना, इसी प्रकार लिखना है। यहाँ तक पॉइंट को क्लियर? अब देखो तीसरी बैठक पे हम बात करते हैं। इन्हीं प्रमुख बैठकों में से हम अगली बैठक, तीसरी बैठक की बात करते हैं, जो कि मेरे बच्चों कब हुई है? बिल्कुल 13 दिसंबर 1946 को। अब हुआ क्या? संविधान की पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात पर गौर किया कि ये व्यक्ति तो इस प्रकार काम ही नहीं कर पाएंगे, इन्हें पता ही नहीं है हम एकजुट क्यों हुए हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि संविधान कैसे बनाया जाएगा, इन्हें पता ही नहीं है संविधान में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या करें। अब इनके सामने ये बड़ी समस्या थी। तो आपके जवाहरलाल नेहरू ने सोचा क्यों ना मैं संविधान की एक मोटी मोटी रूपरेखा इनको बनाकर दूं कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए। तब हो सकता है इनके दिमाग में एक तैयार होगी, हाँ ऐसा सा संविधान बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना। तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा में क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था संविधान के उद्देश्यों को दर्शाना, संविधान के उद्देश्यों को दर्शाना, संविधान की रूपरेखा को दर्शाना कि हमारे लिए संविधान में लोकतंत्र हो, गणतंत्र हो, जनता को मूल अधिकार दिए जाए, जनता की नागरिकता तय की जाए, संघ और राज्यों को क्या अधिकार, क्या शक्तियां दी जाए, यह तय करने वाला कौन था? यह इन सब चीजों की जानकारी देने वाली कौन थी? उद्देश्य प्रस्ताव। ध्यान से सुनना, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर वर्तमान में प्रस्तावना, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण किया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई? अब देखो, इस उद्देश्य प्रस्ताव को लोगों ने पढ़ा, पर उस दिन स्वीकृति नहीं दी, अगले दिन भी नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि मुस्लिम लीग भी अगर साथ आ जाए। अभी तक इंतजार ही चल रहा है। देखो, मुस्लिम लीग अगर हमारे साथ आ जाए तो हम एकजुट होकर काम करें। परंतु जब मुस्लिम लीग ने साफ मना कर दिया और जब ये तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान अलग होंगे, उसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को, संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनी स्वीकृति दे दी और कहा बिल्कुल जैसा उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा है, हम लोग हमारे संविधान का निर्माण उसी प्रकार, उसी स्वरूप, उसी उद्देश्य के साथ में करेंगे।
ठीक है, तो आपको इसे नोटबुक में कैसे लिखना है देख लो। 13 दिसंबर 1947 जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में, ध्यान से सुना, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जिस पर संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। फिर नीचे लिख सकते हो उद्देश्य प्रस्ताव मतलब संविधान के उद्देश्य, संविधान की रूपरेखा पेश की गई, ठीक है, और इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही वर्तमान में प्रस्तावना का गठन हुआ है, ठीक है ना। वर्तमान मतलब वर्तमान की जो प्रस्तावना है उसका गठन हुआ है। यह आपकी तीसरी बैठक थी, ठीक है। अब आपकी तीसरी बैठक यह कह सकते हैं, बाकी की जो 2 बैठकें वो पढ़ेंगे लास्ट की, हम स्टार्टिंग की 3 बैठकें पढ़ते हैं और लास्ट की 2 बैठकें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह आपकी तीसरी बैठक भी कंप्लीट। अब देखो तीसरी बैठक पूरी होने के बाद में, तीसरी बैठक पूरी हो गई, अब मैं आपको बीच में ही एक बात बताना चाहती हूँ, वो है प्रमुख समितियां। संविधान को बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई कि जैसे मान लो घर में एक व्यक्ति को काम नहीं देते क्या, घर में मान लो शादी है तो तू केटरिंग का काम देख ले, तू टेंट का देख लेना, तू ट्रांसपोर्ट का देख लेना, तू गेस्ट का देख लेना, ठीक है ना। तो अलग अलग काम बांट देते ना शादियों में। वैसे ही जब संविधान सभा बनी तो अलग अलग काम बांट दिए कि तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना। तो अलग अलग जो काम बांटे गए वो किस प्रकार बांटे गए, समितियां बनाकर बांट दिए गए। तो टोटल जो समितियां थी बच्चों कितनी थी, जो टोटल समितियां थी वो थी 23, जिन 23 में से 8 तो थी बड़ी समितियां और बाकी की जो 15 समितियां थी वो थी छोटी समिति, ठीक है। तो हम लोग जो है कुछ समितियां मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, उन समितियों में क्या करना है, एक तरफ तो अध्यक्ष होंगे और एक तरफ होंगी समितियों के नाम होंगे। बस बच्चों तुम्हें अध्यक्ष और समिति के नाम याद करने, मैं कोशिश करूंगी याद करवा दूं साथ साथ में, ठीक है ना। सारी 23 नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है केवल वही पढ़ेंगे। अब देखो अध्यक्ष तो एक ही था, एक आदमी के नियंत्रण में 5-6 समिति हो सकती है, परंतु समितियों में काम करने वाले व्यक्ति अलग अलग थे, ठीक है ना। देखो पहले ले लेते हैं अपन लोग जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले किसको लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की एक तो समिति थी जिसका नाम था संघ समिति, एक समिति थी संघ शक्ति समिति, एक का नाम था राज्यों की समिति, राज्य के जो विभाजन वगैरह थे, ठीक है ना, उसके संबंध में राज्यों की समिति। चलो अगला व्यक्ति हम ले लेते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास एक समिति थी नियम समिति, नियम समिति, एक समिति थी संचालन समिति, एक समिति थी राष्ट्रीय ध्वज समिति। बात क्लियर यहां तक। अगला व्यक्ति हम ले लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो इनके पास अच्छी अच्छी समितियां थी, इनसे एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। मूल अधिकार समिति, अगला देखना मूल अधिकार समिति। फिर देखो प्रांतीय समिति, परामर्शीय समिति, अल्पसंख्यक समिति, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में कितनी समितियां, 4 समितियां, इसके पास 3, इनके पास में भी 3। 2 व्यक्तियों के नाम और लिख लो। एक आता है आपका जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी के पास थी मूल अधिकार उप समिति, यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं, आप आगे लिख लेना, मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। अगला एक व्यक्ति था एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और इनके पास थी अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है। ये हो गई समितियां।
अब चलो एक वो भी देख लेते हैं, हालांकि इसकी अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर के पास थी प्रारूप समिति, ठीक है। ये देखो समितियां, हालांकि इसकी जो विस्तार में चर्चा है, मतलब इन समितियों की विस्तार में चर्चा इनकी करेंगे, इनकी तो नहीं करेंगे, केवल प्रारूप समिति की करेंगे, वो हम जो है वो कल कर लेंगे। अभी हम समितियों को पढ़ लेते हैं, इनको याद करना जरूरी है, ठीक है ना। इनको याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, कई बार आ जाता है। देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, वो ये नहीं पूछेगा कि संघ समिति किसके पास थी, अध्यक्ष कौन था, ऐसे एग्जाम में प्रश्न नहीं आते। समितियों में क्या करेगा, अध्यक्ष के नाम लिखेगा, इधर समितियों के नाम लिखेगा और फिर करेगा सुमेलित करो, मिलाओ। अब यहाँ समस्या हो जाती है, एक प्रश्न में 4 प्रश्न पूछ ली, या फिर क्या करेगा, अध्यक्ष लिखेगा, समिति लिखेगा, अध्यक्ष लिखेगा, समिति लिखेगा, अध्यक्ष लिखेगा, समिति लिखेगा, 4 देगा और फिर कहेगा बताओ कौन सा गलत है, या पूछेगा बताओ कौन सा सही है। तो वहां क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो जो मैंने आपको समितियां बताई है, इन्हीं से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो देखो ये जो समिति है जवाहरलाल नेहरू, उसको याद करने की टेंशन ही नहीं है। संघ, संघ शक्ति, राज्य, तो आपके यहाँ संघ व राज्य हम पढ़ते हैं ना, संघ और राज्य। तो संघ शक्ति, संघ शक्ति, संघ समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य। तो संघ राज्य किसको दे दो, जवाहरलाल नेहरू संघ राज्य था, जवाहरलाल नेहरू किसके संघ था, राज्य के संघ था, ठीक है। तो संघ और राज्य, ठीक है। हो जाती है लिखते वक्त मिस्टेक, सही बोल रही थी मैं, ठीक है। चलो अगला जो व्यक्ति है, अभी मान के चलो जो राजेंद्र प्रसाद है, वह उसने क्या किया, नियमों से संचालित ध्वज का निर्माण किया, ठीक है। तो ध्वज का निर्माण कैसे हुआ, नियमों के साथ हुआ। आप देखें जब ध्वज झंडारोहण होता है तो साफ सुथरी जगह होता है, ऊंचाई में होता है, उसका कलर तय है, उसका साइज तय है, सब कुछ तय है ना। तो जो ध्वज है उसमें नियम के संचालन किसने किए, आपके प्रसाद जी ने किए। तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, राष्ट्रपति थे। झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति फहराता है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। तो ध्वज किसके नाम, राजेंद्र जी के, ठीक है। और ध्वज जो है उसको नियमों से चलाया गया, तो नियमों से संचालित, नियम समिति और संचालन समिति भी किसके पास, राजेंद्र जी के पास, राजेंद्र प्रसाद के पास। अगले हैं आपके पटेल साहब। पटेल साहब गृह मंत्री थे। अब जो घर का आदमी होता है उसको सबको ध्यान रखना पड़ता है, गृह मंत्री थे ना पटेल साहब। अब हुआ क्या, गृह मंत्री है तो उसको सबके तो अधिकारों का ध्यान रखना पड़ता है, घर में जिसके पास भी अधिकार है। तो मूल अधिकार समिति हो गई। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है घर में, उनका भी ध्यान रखता है, ठीक है। वहीं प्रांतीय घर में परामर्श भी देता है, घर में अलग अलग कमरे भी तय करता है कि इस कमरे में ये रहेगा, इस कमरे में ये रहेगा। तो सरदार पटेल जी क्या थे, गृह मंत्री थे। गृह मंत्री होते होते उनका क्या अधिकार था, लोगों को अधिकार देना। उनका क्या अधिकार था, कमरे मतलब प्रांत तय करना, प्रांतीय समिति। और तीसरी हम कह सकते हैं परामर्श देते थे। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो क्या देता है बच्चों, परामर्श देता है, तो परामर्श देते थे। और क्या करता है, जो अल्पसंख्यक है घर में, जो छोटे बच्चे वगैरह है जिनकी संख्या कम है, उनको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। उनको जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मम्मी पापा से बचाता है। तो याद करने की ट्रिक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने अधिकार, याद करने की ट्रिक है ये, ठीक है। अधिकार समिति बनाई, अलग अलग प्रांत, अलग अलग कमरे बनाए, लोगों को परामर्श देते थे और घर में जो छोटे अल्पसंख्यक हैं उन्हें बचाते थे। तो ये 4 समितियां किसकी हो गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो गई। फिर आपका आता है जेबी कृपलानी। तो कृपलानी जी जो थे वो पटेल जी के नीचे थे, ठीक है। पटेल के पास मूल अधिकार समिति थी और जेबी कृपलानी के पास मूल अधिकार उप समिति थी, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी के पास अल्पसंख्यक उप समिति थी, ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी। और बी.आर. अम्बेडकर के पास प्रारूप समिति थी। ये तो मुख्यतः सबको पता ही होती है। बाकी की जो संविधान की आगे की जो चर्चा है, प्रारूप समिति की 2 बैठकें और संविधान के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो और तथ्य हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे। कल हमारा संविधान सभा कंप्लीट हो जाएगा, परसों हम प्रस्तावना शुरू करेंगे। चलिए, नोटबुक में नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना, ठीक है ना। जिस तरह मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, वैसे आप इमेजिन करो कि मैडम आपके सामने है, ठीक है ना। सामने ही हूँ वैसे, नो डाउट। चलें, तो अच्छे से पढ़ो, अपनी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से रखो। बुक्स अगर साथ में है तो बुक्स साथ लेकर बैठा करो, उन्हें पढ़ा करो, ठीक है ना।
बाकी सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रहो। पॉलिटिकल टेंशन मेरी है, तुम्हारी नहीं है।